गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है फ्रेंड्स। आज की क्लास में वेंटिलेशन जो सब्जेक्ट कहें या चैप्टर कहें उसके विगत वर्ष के जो डीजीएमएस के क्वेश्चंस हैं या कहिए गेट के क्वेश्चंस हैं या डिफरेंट सब्सिडरी कोल कंपनी नॉन कोल कंपनी में जो पूछे गए हैं प्रश्न, उनके सॉल्यूशन को मैं अपलोड कर रहा हूं फ्रेंड्स। इस क्लास की वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करते हुए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उस वीडियो को देखकर अपने आप की जो प्रिपरेशन है एग्जाम की उसको और मजबूत कर सकें ताकि एग्जाम में पास करके सर्टिफिकेट गेन कर सकें और आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाए। साथ ही डिफरेंट कंपनी में जो जॉब पाना चाहते हैं वो अपने एग्जाम को पास करके जॉब पा लें, लाइफ को सिक्योर कर लें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो विगत वर्ष के प्रश्न आए हुए हैं उसकी चर्चा करते हैं। मैं लाइट को ऑफ करता हूं, आपकी स्क्रीन पे रिंग लाइट दिख रही होगी, मैं उसको ऑफ करता हूं और आगे की ओर बढ़ता हूं फ्रेंड्स। आपके सामने जो ये क्वेश्चन नंबर 101 दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इसके पहले की जो 100 नंबर की जो क्वेश्चन थी वो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो में अपलोड हो चुकी है। आज की हम लोग क्लास 101 से प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स। आपको पढ़ने लायक वर्ड दिख रही होगी, हमारे कर्सर के साथ अपनी नजर को मूव करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है। कैलकुलेट शॉक प्रेशर लॉस ड्यू टू बेंड के कारण से शॉक प्रेशर लॉस होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। अंडरग्राउंड माइन में जब लेवल गैलरी से डीप गैलरी या राइज गैलरी में जाते हैं तो बेंड मिलती है हमको। तो वो बेंड के कारण जो शॉक प्रेशर लॉस होती है, इफ शॉक फैक्टर फॉर बेंड, शॉक फैक्टर दिया हुआ है 0.0508, वो शॉक फैक्टर दिया हुआ है। एयर सर्कुलेशन थ्रू एन एयरवे, रास्ते में जो कि एयर सर्कुलेशन कितना हो रहा है, हवा कितना बह रही है, 9.5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एयरवे, गैलरी की जो साइज दी हुई है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो 2.1 मीटर इंटू 2.4 मीटर दिया हुआ है। कंसीडर करना है डेंसिटी ऑफ एयर को 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां पर शॉक प्रेशर लॉस ड्यू टू बेंड, इसकी फॉर्मूला मैं पहले आता हूं आपके ऊपर, जो मैं कट पेस्ट किया हूं, फिर अपन ऑप्शन में ढूंढेंगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में आपके बैठनी चाहिए कि शॉक प्रेशर लॉस ड्यू टू बेंड होती क्या है। देखिए यहां पर शॉक लॉस एट एरिया चेंजेज एंड बेंड्स, जो शॉक लॉस होती है एरिया चेंजेज के कारण से या बेंड के कारण से, उसकी फॉर्मूला क्या होती है। तो शॉक लॉस डेल पी एस बराबर एक्स इंटू पीवी। यहां पर x क्या है, शॉक फैक्टर है जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है 0.0508, उसको मल्टीप्लाई करना है पीवी से। पीवी क्या है, वेलोसिटी प्रेशर है फ्रेंड्स, v फॉर वेलोसिटी, p फॉर प्रेशर, तो वेलोसिटी प्रेशर है। अब यहां पर आपको वेलोसिटी प्रेशर नहीं दी हुई है तो उस जगह पर आप रो वी स्क्वायर बाई 2 कर सकते हैं। रो यानी कि डेंसिटी ऑफ जो एयर है उसको, जो कि 1.2 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, वी यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, वो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है, तो आपकी मिल जाएगी x, जिसको पीवी कह रहे हैं, वेलोसिटी प्रेशर कह रहे हैं। तो वेलोसिटी प्रेशर निकालने के लिए वेलोसिटी का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कीजिए और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आप याद रख लीजिए। अब यहां पर वेलोसिटी तो नहीं दी हुई है लेकिन 9.5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आपको यहां पर दी हुई है, क्या चीज, एरिया दी हुई है। तो यहां पर आप एरिया जो है
उसके से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2.1 2.4 को आप डिवाइड कीजिएगा। जैसे मैं वेलोसिटी यहां निकालने की कोशिश किया हूं, क्वांटिटी बाय एरिया, क्वांटिटी 1.5 है, एरिया 2.1 इंटू 2.4 है, इस एरिया से डिवाइड कीजिएगा तो ये वेलोसिटी निकल गई फ्रेंड। जो हवा बह रही है गैलरी में 1.885 मीटर पर सेकंड, जो आप एनीमोमीटर से मेजर करते हो, ये जो है आपको निकल गई, या वेलोमीटर से मेजर करते हो तो यहां पर वेलोसिटी निकल गई। तो आप इस फॉर्मूले में रख करके डायरेक्ट जो है आप निकाल सकते हो क्या, लॉस, शॉक लॉस ड्यू टू बेंड। तो शॉक लॉस ड्यू टू बेंड हम लोग ये PS बराबर, जो शॉक लॉस हम लोग कह रहे हैं, S मतलब शॉक और P मतलब कि प्रेशर, शॉक लॉस प्रेशर, शॉक लॉस प्रेशर। तो यहां पर शॉक लॉस जो प्रेशर है वो x इंटू पी, यानी P मत पढ़िए, इसको रो पढ़िए, x इंटू रो इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये वी स्क्वायर पढ़िएगा फ्रेंड्स, इसको वी स्क्वायर है, ये V2 नहीं है। तो यहां पर आप x की वैल्यू प्रश्न में तो दी हुई है, उसको 0.0508 इंटू डेंसिटी भी दी हुई है 1.2, v स्क्वायर निकल गई है v, जिसको 1.9 ले सकते हो आप 1.885 की जगह पे 1.9 इंटू 1.9, क्योंकि स्क्वायर करना है उसको, डिवाइडेड बाई 2 आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.1083 आ रही है। अब आंसर पर आते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए 0.108 मैच कर रही है C से, तो C को टिक लगाइए और आगे बढ़िए। यहां पर एक और फॉर्मूला दी हुई प्रश्न, इस फॉर्मूले पर इस बार प्रश्न आपसे पूछी जाएगी, क्या जी, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकालने के लिए, द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग एरिया चेंजेस इज गिवन बाय। जब हम लोग गैलरी चलाते हैं तो कहीं पर गैलरी को शॉर्ट, कम गैलरी, कम चौड़ाई रखनी पड़ती है ड्यू टू स्लीप, ड्यू टू और जियोलॉजिकली डिस्टर्ब जो रहती है उसके कारण से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेसेस जब कोइंसाइड करते हैं या फिर अन्य जियोलॉजिकली डिस्टर्बेंस के कारण हम लोग एरिया को शॉर्ट कर देते हैं। तो वहां पर जैसे ही एरिया चेंज होती है तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उस जगह पर हवा के लिए हम लोग निकालते हैं, जिसकी फॉर्मूला यहां पर देखिए फ्रेंड्स क्या दी हुई है, रूट के अंदर में 1 लगाना है और जेड जो कि कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर कहलाती है, कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर के साथ माइनस करना है कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर को ही, लेकिन इसके साथ माइनस करने के पहले आपको कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, NC स्क्वायर, जो कि कहलाती है क्या जी, रेशियो ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का स्क्वायर प्लस रेशियो ऑफ एक्सपेंशन का स्क्वायर। इन दोनों को, रेशियो ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का स्क्वायर प्लस रेशियो ऑफ एक्सपेंशन का स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर जो है कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर से उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये डिनोमिनेटर वाली पॉइंट आएगी और उसका इनवर्स कीजिएगा, यानी 1 कीजिएगा, तो वो जो वैल्यू आएगी उसका रूट निकालिएगा, तब आएगी आपकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। इस तरीके से वर्ड के रूप में आप याद करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ NC जो कि रेशियो ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होती है AO बटे में AA होती है, या रेशियो ऑफ जो एक्सपेंशन होती है वो AO बटे में AE होती है। यहां पर AO AE क्या है ये आप देख लीजिए इस फिगर में। यहां पर C बराबर हम लोग कह दिए हैं कि AC बटे में AO जो है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, यहां पर AC बटे में AO जो है रेशियो ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो निकाल रहे हैं उस केस में भी हम लोग AC बटे में यू निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इस फॉर्मूले के साथ साथ। तो यहां पर देखिए AO जो है आपकी बड़ी वाली एरिया है, बड़ी वाली लार्जर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जो कॉन्ट्रैक्शन हुई, गैलरी की साइज आपने कम किया है वो है आपकी AE। गैलरी की साइज जो है आपने कम किया है उसकी वो जो है AE है। और यहां पर AC, जैसे ही गैलरी की साइज बड़ी होती है तो आपका जो ये वाली छोटी वाली जो एरिया है उसको हम लोग कह रहे हैं AC। तो AC, AE और AA आप फिगर में समझ रहे हैं कि गैलरी, बड़ी गैलरी का क्रॉस सेक्शन एरिया AA है, जो छोटी गैलरी का क्रॉस सेक्शन है उसको AE है, और यहां पर साथ में जो आप AO और AC की बात किए हैं, AO जो है आप
जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं तो एओ इस पोर्शन को कहेंगे और एसी इस पोर्शन को कहेंगे, और एओ एसी का रेशियो ही जो है हमारा एओ एसी का रेशियो, या एसी और एओ का, एसी बटे में एओ का जो रेशियो है वही कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, या फिर 1 अपॉन रूट के अंदर 1 अपॉन जेड माइनस जेड इंटू एनसी स्क्वायर प्लस एनई स्क्वायर आपको निकालना है फ्रेंड्स। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आप याद करके एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए क्या कहता है, 102 कैलकुलेट इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन इफ द एयर सर्कुलेटिंग इज 2400 cubic meter per minute and pressure developed is 144 pascal. Assume a standard value of the density. तो डेंसिटी के स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखना फ्रेंड 1.2 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन निकालना है, तुरंत आपको फॉर्मूला दिमाग में आनी चाहिए कि ए बराबर, अगर यहाँ पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड और पास्कल में दी हुई है तो 1 प्लस 1.2 इंटू क्यू बाई रूट पी वाली फॉर्मूला लगेगी यदि पास्कल में दी हुई है। तो अब अगर वही पास्कल के जब केजी पर मीटर स्क्वायर दी हुई रहती तो उसमें आप 0.385 क्यू बटे में रूट पी वाली फॉर्मूला को लगाते, 0.385 क्यू अपॉन रूट पी वाली फॉर्मूला को लगाते, लेकिन यहां पर आपको पास्कल में दी हुई है तो ये वाली फॉर्मूला को लगाएंगे 1.2 इंटू क्यू बाई रूट पी वाली को लगाएंगे। अब इसमें वैल्यू को पुट करना है, सिंपली सी बात है। 1.2 की वैल्यू 1.2 रहेगी, क्यू की वैल्यू आपकी दी हुई है क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, लेकिन आपको इसको चाहिए किसमें, मीटर, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। तो क्यूबिक मीटर पर मिनट को क्यूबिक मीटर पर सेकंड से डिवाइड करने के लिए इसको 60 से डिवाइड की देगा तो 0 0 कट जाएगी, 6 चौको 24, 6 शून्य शून्य आपकी आएगी, मतलब कि तो ये 60 से डिवाइड करने के लिए 40 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आएगी, जिसको आप 40 क्यूबिक मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गई आपकी क्यू, और डिवाइडेड बाई में रूट 144 जो कि आपकी दी हुई है पास्कल में, तो रूट 144 का रूट निकालेगा 12 आएगा, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो ऊपर की वैल्यू है वो 48/12 आ रही है, 4 स्क्वायर मीटर आ गए। तो 4 स्क्वायर मीटर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4.3 आ रही है। तो ये जो ऑप्शन सी है नियर अबाउट ये है, इसी को हम लोग लेंगे इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन जो निकालने के लिए है, वो आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है, ए फैन रनिंग एट 100 RPM गिव्स वाटर गॉज ऑफ 30 mm। वाटर गॉज दिया हुआ है, P दिया हुआ है 30 mm और N दिया हुआ है, RPM दिया हुआ है 100 RPM। What water gauge is to capable of giving if the speed is increased to 120 RPM। तो 120 RPM अगर 100 से आप बढ़ाकर कर देते हैं तो उस समय वाटर गॉज क्या होगी, फॉर्मूला याद रखना फ्रेंड्स। दोनों के बीच में जो RPM और वाटर गॉज के बीच में जो रिलेशन होती है, वाटर गॉज जो है स्क्वायर ऑफ द RPM का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द RPM का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्क्वायर ऑफ द RPM का जो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है, जिसके तहत P1 बटे P2 बराबर N1 बटे N2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। P1 वैल्यू 30 दी हुई है, P2 निकालना है, N1 100 इंटू 100 आप कर सकते हैं, और क्योंकि स्क्वायर दी हुई है, N2 की वैल्यू आपको 120 दिया है तो 120 इंटू 120 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके गए, P2 बराबर ये जो वैल्यू है नीचे चली जाएगी, कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी कॉमा दिख रही है, इसको हमको करना होगा क्या चीज, पॉइंट। तो इसको पॉइंट अपन कर लेते हैं, ये अपन शॉर्ट किए इसको, और यहाँ पर कॉमा लगी हुई थी तो इसको हम यहाँ से ये कॉमा कर दे 43 पॉइंट। अब स्लाइड शो की तरह फिर से इसको बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा कर लिए तो ये हो गई बड़ा। अब जो है आप देख रहे हैं कि ये 43.2 आ रही है, तो ऑप्शन में आते हैं फ्रेंड्स। 43.2 कौन सी है, सी नंबर है, सी नंबर को टिक लगाइए, आगे की ओर बढ़िए। यहां पर मैं कट पेस्ट करके रखा हूं, ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है फ्रेंड्स। जो हमारी क्वांटिटी होती है वो आरपीएम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर जो होती है आरपीएम का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और पावर जो होती है आरपीएम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है, तीनों में से कोई भी प्रश्न आपकी एक या दो डेफिनेटली आएगी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं फ्रेंड्स। 104 क्या कहता है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इफ द दो बार लिखा गई है,
इफ द एयर कंपोजिशन बाय वॉल्यूम इज O2 20.95%, CO2 0.3%, N2 78.09%, argon and other are rare gases, volume is 0.93%, molecular masses of O2 32, CO2 44, N2 28, argon and other gases. फ्रेंड्स, आप यहाँ पर 12th में जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं या 11th में जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उस दौरान हम लोग मोलिकुलर मास या मोलर मास निकालते हैं सभी गैसेस का या जो मटेरियल्स हैं उनका। यहां पर आपको ये मोलिकुलर मास निकालने के लिए कह रहा है। आपके लिए इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको यहां दिखाता हूं कि डायरेक्ट फार्मूला मोलिकुलर जो मास होती है मिक्सचर की, मिक्सचर यानी कि एयर की, एयर में बहुत सारे गैसेस मिले हैं जैसे आपके सामने दिया हुआ है। O2 की वैल्यू दी हुई है परसेंटेज में 20.9%, CO2 की दी है 0.3%, N2 की दी हुई है 78.09%, आर्गन एंड अदर गैसेस की दी हुई है 0.93%। तो ये जो वैल्यू दी हुई है डिफरेंट गैसेस की, इनका जो मिक्सचर एयर बन रही है उसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो मोलिकुलर मास बराबर आपको याद रखना है x1 इंटू M1। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैसेस, कितना फ्रैक्शन में गैसेस हैं उसका मोल में वैल्यू निकाल रखना है, और साथ में इनटू करनी है हमको द मोलर मास ऑफ द ईच गैसेस। मोलर मास ऑफ द ईच गैसेस कौन कौन सी है? मोलर मास देखिए दिया हुआ है, O2 का 32 दिया हुआ है। O2 का कोई भी आप गैस का, जनरली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट लोग कैंडिडेट को याद रखते हैं। ऑक्सीजन का जो होता है मोलिकुलर वेट जो बोलते हैं आप लोग 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और मोलिकुलर वेट जो होती है 16 होता है। लेकिन 2 दिया हुआ है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। उसी तरह से कार्बन का जो होता है मोलिकुलर मास होती है 12, एटॉमिक नंबर होती है 6, डबल करते हैं डबल के लगभग होती है, एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास डबल लगभग होती है, तो ये होती है 12। और ऑक्सीजन का अभी आपने कहा है O2 का कि 32 होता है, तो 32 को 12 से प्लस कीजिएगा तो 44 आएगा। N2 का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास जो होती है वो 14 होती है, तो 14 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगी। आर्गन एंड अदर गैसेस, आर्गन और अदर गैसेस की यहां पर दे दिया है 40। तो इस तरह से मोलिकुलर मास या मोलर मास जिसको कहते हैं वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन दी हुई है तो उसकी वैल्यू को इनसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। और यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है सेम वैल्यू दी हुई है, 21% वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है जो कि अपनी प्रश्न में दी हुई है, 78% नाइट्रोजन दिया हुआ है, 78% लगभग नाइट्रोजन, आर्गन एंड अदर गैसेस उसी में मिक्स कर दिया है 21, और जो 78 है उसको लगभग प्लस कीजिएगा तो 19 आएगी, और 1% के लगभग जो आर्गन एंड अदर गैसेस है। सेम प्रश्न है फ्रेंड। अब यहां पर आपके साथ में दी हुई है मोलिकुलर मासेस को भी क्लिफाई किया हुआ है ये, और यहां कैलकुलेट भी करके रखा हुआ है मोलर मास ऑफ ड्राई एयर विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंडिकेट्स बिलो द 28.9647 ग्राम पर मोल, जो कि आपकी ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर होगी फ्रेंड्स। ऑप्शन ए को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए 105 जो क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ CO। फ्रेंड्स, मैंने जैसे CO2 का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ा था उसी समय मैं अपने नोट्स का कट पेस्ट करके CO का भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, शरीर पर प्रभाव मैं बता दिया था, जिसकी परमिसिबल लिमिट 0.005% या 50 ppm होती है। जैसे ही वो थोड़ी सी बढ़ती है यानी कि 0.000 यहां तक कि 000 आप याद करने का प्रयास कीजिए कि मैं उस कट पेस्ट में जो लिखा था, क्या लिखा था कि 0.005% किसकी, CO की परमिसिबल लिमिट है यानी 50 ppm है। लेकिन अगर इससे भी कम रहती है और लंबे समय तक आप काम करते हैं 0.0000165% अगर कंटिन्यू रहती है और इसमें आप काम करते हैं तो स्लाइट इसका इफेक्ट हमारे शरीर पर दिखाई देने लगता है, जिसको डिस्कंफर्ट महसूस होती है। अब इसकी परसेंटेज को हम लोग बढ़ा करके 0.0501 और धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ा करके शरीर पर इफेक्ट पढ़े हैं कि हेडेक होने लगती है, स्लाइट हेडेक होने लगती है, डिजीनेस होने लगती है, गिजीनेस होने लगती है, पेंटिंग होने लगती है, चक्कर आने लगती है। तो इस तरीके से जो हम लोग कट टेस्ट किए थे उसको याद रख लेना है एकदम अच्छे से। मैं जो कल ही के वीडियो में अपलोड किया हूं
शायद परसों रोज की वीडियो में होगी, उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। यहां तक कि NO2 का और NO का भी जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में चाहते हैं उसको अपलोड करना ना, या क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास के दौरान आप पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहां पर प्रश्न पर आते हैं कि ब्लड सैचुरेशन परसेंटेज CO और हीमोग्लोबिन का, यानी कि CO जब हीमोग्लोबिन से मिलती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, उसी को कह रहा है कि ब्लड सैचुरेशन परसेंटेज कितनी होती है, यानी कितना अमाउंट में CO जब हीमोग्लोबिन से मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन के सापेक्ष 300 गुना अधिक स्पीड से, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे रक्त हमारी फ्लो होती है, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती है, स्किन जिंदा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 300 गुना अधिक स्पीड से हमारे रक्त से मिलती है, ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलती है और थक्का जमा देती है। तो उसकी परसेंटेज दिया हुआ है 5 to 10%, बी में 10 to 20%, सी में 30 to 40%, डी में 40 to 60%, ई में 60 to 70%। तो जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ती है, और स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के वो ब्लड का सैचुरेशन परसेंटेज इंक्रीज कराएगी। तो यहां पर 5 to 10% आप देखिएगा, तो जो मैं कल वीडियो डाला था उसमें क्या होगी, जो अपना पॉसिबल है स्लाइट लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। आप जब काम कर रहे हैं तो काम करने में आपको कंसंट्रेट करने में थोड़ी दिक्कत होने लगेगी, यानी कि वहां पर 5 से 10% आपकी ब्लड में सैचुरेशन चालू हो गई है CO के कारण से। फ्रेंड्स, अब आगे 10 to 20% ब्लड सैचुरेटेड हो गई है, यानी CO की परसेंटेज धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ती जा रही है। तो आप वहीं पर जो आप देखते हैं कि सेंसेशन ऑफ टाइटनेस अक्रॉस फोरहेड, अपने माथा में, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, उसमें जो है टाइटनेस महसूस करेंगे फोरहेड में, और स्लाइट हेडेक भी महसूस करेंगे। तो ये जो बी का 5 नंबर को आप मैच करिएगा। अब यहां पर सी में देखिए, बी का ए को आपने कहा 4, तो ए का 4 किससे है, ए का 4 ई है, सी वाली है, बी वाली है, इसी में से कोई हो सकती है। अभी अभी आपने कहा है कि बी का आप 5 करिए, तो बी का 5 करिएगा तो बी का 5 में ये वाली दी हुई है, बी का 10 to 20%, यहां पर बी का 5 में ये वाली भी है, ये वाली भी है। तो इन दोनों में से सी में से कोई होगी तो सी और ई में से कोई होगी। अब यहां पर सी का देखते हैं, तो सी का तो दोनों सेम ही है, सी और ये ई वाली में सी का 2 होगा, यानी सी का तो कंफर्म है कि 2 होगा। क्या होगा, 30 to 40 में से सेवर हेडेक, डिजीनेस, डिस्कम्फर्ट, डिम्ड विजन, नोसिया आने लगती है। और डी में जो है आपकी 40 to 60% जो होती है उसको चेक करना है फ्रेंड्स, यानी कि सी का 2 आपकी 2 होगी ही होगी। अब डी का चेक करना है कि डी का क्या होगा, तो डी में 40 to 60% कहता है, तो 40 to 60% में इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलैप्स, गिरने की संभावना, आपके पटक गिर जाने, जमीन पर गिर जाने की संभावना, कोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। राइज इन रेट ऑफ पल्सेस आपकी बढ़ जाएंगे, रेस्पिरेशन और कन्वुलेशन जो है बढ़ जाएगी, छेप आपकी जो है बढ़ जाएगी। तो ये 40 to 60% के बीच में होता है। और ई जो है 60 to 70%, जिसमें आपको क्या हो सकता है, पॉसिबल डेथ, कोमा हो सकते हैं, डिस्प्रेस्ड हो सकते हैं, पल्स रेस्पिरेशन पॉसिबल होते हैं। आंसर सी को टिक लगाते हुए आगे की वीडियो। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो जो है 106 से 100 नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं अपलोड करूंगा। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, शेयर कीजिए।